एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंता उपचुनाव में जीत के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी आज इसी सिलसिले में बारां पहुंचे, जहां उनका पलायथा बॉर्डर पर चुनाव प्रभारी सांसद दुष्यंत सिंह के नेतृत्व में स्वागत हुआ। मदन राठौर ने मांगरोल पहुंचने के साथ ही कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी 3 दिन से अंता क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। महिला मोर्चा भी अलग अंदाज में चुनाव प्रचार कर रही है, जबकि कांग्रेस के बड़े नेता फिलहाल प्रचार से दूर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जनभाया, उनकी पत्नी और कई विधायक लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता सोच रही है कि हमको कैसा नेतृत्व चाहिए। अभी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है और राजस्थान में भजनलाल जी की है, और इस इलाके की जनता ने आदरणीय वसुंधरा जी को भी देखा है, उनका शासन भी देखा है। और हमारे सांसद जो 5 बार से लगातार इस इलाके के सांसद बने, हम साथ में हैं, सांसद महोदय के साथ में वहाँ हूँ दिल्ली में भी। ये जनता देख रही है कि हमारा दर्द किसको, हमारे सुख की चिंता कौन करता है और कौन केवल फायदा उठाने के लिए इस इलाके से जीत करके जाकर के और लूट मचाना चाहता है। तो जनता सोच समझ के फैसला करेगी। अंता के मैदान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी ताकत झोंके हुए हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा खुद चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, केशोरायपाटन विधायक सीएल प्रेमी और प्रमोद जनभाया की पत्नी जो जिला प्रमुख हैं उर्मिला जनभाया, यह भी चुनाव मैदान में हैं। साथ ही इस मैदान में निर्दलीय भी अपने दमखम से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हालांकि अभी वोटिंग को लेकर 11 दिन का समय है। ऐसे में क्या कुछ इस सीट पर माहौल बनता है और ये प्रचार प्रसार का रंग कितना और तेज होता है, ये देखने वाली बात होगी। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारां। और चलिए अब बात होगी मौलाना के गिरफ्तारी की। दरअसल राजस्थान में आतंकवाद विरोधी दस्ता और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई से सनसनी फैल गई। जोधपुर सांचौर में एक साथ हुई छापेमारी में खुफिया एजेंसियों ने 3 संदिग्ध मौलानाओं को गिरफ्तार किया, जिनसे अब जयपुर में पूछताछ की जाएगी। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। तीन मौलाना गिरफ्तार, साजिश बेनकाब, आतंकी संगठनों से जुड़े तार, तीनों बोलेंगे हर राज खोलेंगे। प्रदेश में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एटीएस और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने तड़के सुबह 3 संदिग्ध मौलानाओं को गिरफ्तार किया। सेंट्रल आईबी और एटीएस ने आज राजस्थान के सांचौर, जोधपुर और पिपाड़ क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 मौलवियों को हिरासत में लिया है। इन मौलवियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकी संगठन के साथ सांठगांठ होने का संदेह था, जिसके आधार पर सेंट्रल आईबी ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी और गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एटीएस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल दिल्ली से गृह मंत्रालय के निर्देश पर एटीएस और आईबी की टीम ने जोधपुर और सांचौर से 3 संदिग्ध मौलवियों को गिरफ्तार किया। सबसे पहले टीम ने जोधपुर के चौखा में छापा मारकर एक को हिरासत में लिया, जिसके पास से अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क से जुड़े होने के ठोस इनपुट मिले। मौके से टीम ने कई अहम दस्तावेज, मोबाइल, आतंकी साहित्य और चंदे की रसीदें जब्त की हैं। इस वक्त हम चौका क्षेत्र में स्थित अरेबिया मदरसे में खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये मदरसा है जहां पर अयूब पढ़ाने का काम करता था। यहाँ पे मौलवी के पद पर तैनात था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है पिछले कई सालों से वो मौलवी के पद पर नियुक्त था और यहाँ पे शिक्षा दिया करता था। अगर कहा जाए तो किस तरह की शिक्षा दिया करता था, ये इसके करतूतों से पता चलता है। जबकि सांचौर के झेरडियावास इलाके में एक मदरसे पर भी छापा मारा गया। यहाँ से उस्मान नामक मौलवी को पकड़ा गया, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय गैंग से फंडिंग और आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप है। ऐसे में पुलिस और आईबी की संयुक्त टीम ने मदरसे को सील कर दिया है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
उधर पीपाड़ कस्बे से मसूद नाम के एक संदिग्ध को पकड़ा गया, जो जोधपुर से अयूब की गिरफ्तारी के बाद अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन एटीएस ने ट्रैक कर उसे एक ठिकाने से अरेस्ट कर लिया। मसूद से भी महत्वपूर्ण दस्तावेज और विदेशी संपर्कों से जुड़ी जानकारी मिली है। शामिल रहते हम 15 साल से हमारे पड़ोसी है, शामिल रहते हैं हम। ऐसी कोई घटना आज दिन तक हमने नहीं देखी और हम काफी सालों से या 15 सालों से हम देख रहे हैं उनके साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद इमामत कराते हैं, मस्जिद की यहाँ पे हमजा मस्जिद में इमामत कराते हैं, अरबी मदरसा में पढ़ाते हैं बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आदमी। किताबें वगैरह ले गए, मदरसे की रसीद थी, कागजात है, डॉक्यूमेंट है, सब उठा के लेके गए। मेरे फोन पास सब फोन वगैरह सब कुछ जमा कर लिया। बस यही कार्रवाई हुई और जो बताया ही नहीं, तो पूछा तो बोला सीए से आके मिलो थाने। जब थाने गए तो थाने में कोई था ही नहीं, थाने वालों को पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद इलाके के मदरसों, धार्मिक स्थलों और किराए के मकानों की गहन जांच की जा रही है। जोधपुर पुलिस, एटीएस और आईबी की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर एटीएस और आईबी अधिकारियों ने किसी भी आधिकारिक बयान से इनकार किया है, लेकिन अब तीनों की जयपुर में पूछताछ होगी, जिसमें बड़े आतंकी साजिश का खुलासा भी हो सकता है। और चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एनटीएफ और एनसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। संयुक्त ऑपरेशन गांजा जर्जन में ये बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल 20 करोड़ से ज्यादा का गांजा यहां पर नष्ट किया गया है। 70 से 80 बीघा इलाके में यहां पर गांजे की खेती होती है। हम जहां पर ये खेती होती है 70 से 80 बीघे में, हम आपको वो खेत दिखा रहे हैं जहां पर इस पूरे गांजे को डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर दिया गया है और गांजे की कीमत 20 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। तो संयुक्त ऑपरेशन यहां पर एएनटीएफ और एनसीबी की देखने को मिली। गांजार्जन में बड़ी कामयाबी हुई है। 70 से 80 बीघा गांजा जहां पर इसकी खेती होती है, उस पूरी बसें पूरे देश प्रदेश में अलग अलग डेस्टिनेशंस पर पहुंचती हैं। परिवहन विभाग की कार्रवाइयों के विरोध में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने आज से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है और उनकी कई मांगे हैं, उनकी कई शिकायतें हैं। उनके बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं कुछ बस ऑपरेटर्स हैं, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएं। हर्षदीप सिंह। क्या ऑपरेटर्स की मांगे हैं और किस तरह की आज मीटिंग हुई आपकी और उसमें क्या बातें हुई? हमारे मुख्य मांग तो यही है, जो इन्होंने अभी जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद जो नियमों के अनुरूप बताया, उसमें हमने पूर्व में भी इनको कहा था सरकार को और परिवहन विभाग को कि हमारे को एक निश्चित समय चाहिए ताकि हम हमारे जो भी खामियां उनको पूर्ण रूप से पूरा कर सकें। तो विभाग ने आपको 1 सप्ताह का वक्त दिया था, तो आपको कितना वक्त चाहिए, कितने वक्त की आप मांग कर रहे हैं? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एमरजेंसी एग्जिट एक बस में निकलवाने के लिए 10 दिन चाहिए। जो अभी राजस्थान में कारखाने हैं ना, उनके पास इतना मैन पावर ही नहीं है, आधे से ज़्यादा तो सीज हैं और इतनी मैन पावर ही नहीं है कि वो 7 दिन में हो सके। 7 दिन में लगभग कितना वक्त जो है ऑपरेटर्स को चाहिए इसके लिए, कितना वक्त आप मानते हैं? आपस में आपने बात करी है, इतने सारे ऑपरेटर्स बैठे हैं एक साथ, तो क्या बात हुई? कम से कम 3 महीने का हमारे को समय देना चाहिए। मेरे साथ और भी ऑपरेटर्स हैं। आप बताएं कि किस तरह की और दिक्कतें जो है आप इस चीज़ में देखते हैं परिवहन विभाग की दिक्कतें, क्योंकि बसें तो सालों से अप्लाई कर रही है, सालों से चल रही हैं, लेकिन ये जो इनके जो सूरत हाल है, जो चीज़ें उनके अंदर हैं दिखाई दे रही हैं, वो पहले भी दिख सकती थी। तो क्या परिवहन विभाग की भी इसमें कुछ कमियाँ हैं? सर परिवहन विभाग की तो दिक्कत यही है कि परिवहन विभाग ने गाड़ियाँ पास करी है, हमने बना के उनके सामने प्रेजेंट करी है। जब उन्होंने ओके होगी जब भी तो गाड़ी को पास किया होगा। रजिस्टर्ड मोटर मालिक तो करता नहीं है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आरटीओ करता है, तो आरटीओ की जिम्मेदारी है कि उसमें क्या खामी है, उस टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए गाड़ी को। आपका क्या मत है इस बार? आगे तो जो ये संकट द्वार है, हायर बाटले हैं, जो छोटी मोटी कमियाँ हैं ये दुरुस्त कर देंगे हम। इससे ज़्यादा बॉडी तो चेंज करने से रहे, छोटी मोटी कमियाँ वो सुधार देंगे, बस ये कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स का कहना है कि जो सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षा मानक हैं, उनको लेकर जो भी छोटी बड़ी कमियां हैं उनको दुरुस्त करने को वो तैयार हैं, लेकिन जो लगातार परिवहन विभाग की जो कार्रवाइयां चल रही हैं उसके खिलाफ जो है परिवहन जो बस ऑपरेटर्स हैं वो हड़ताल पर आज से चले गए हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे किरोड़ीलाल मीणा की। दरअसल प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा किसानों को नुकसान का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इस संबंध में मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है। अगले 2 दिन में स्पेशल गिरदावरी कराने के आदेश जारी होंगे। मुख्यमंत्री जी से मिला था, मिल के मैं उनसे कह के आया हूँ कि दोबारा स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। 1-2 दिन में स्पेशल गिरदावरी के आदेश आ जाएंगे, तो विशेष गिरदावरी होके हमारे पास आएगी, तो वही हम जो आपदा प्रबंधन में पहले मदद की थी वही मदद अब करेंगे। 968 करोड़ रुपए हम सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान में दे चुके हैं और 7D में जो फसल का नुकसान आ जाएगा वो देंगे। हमारे पास राशि पर्याप्त है, करीब 4000 करोड़ आपदा राहत। मतलब किसानों का जो नुकसान हुआ है राज्य भरपाई सरकार उसकी भरपाई करेगी। हाँ, जो भी मापदंड तय है, भारत सरकार ने जो मापदंड तय किया आपदा के संबंध में सहायता करने का, चाहे फसल खराबे का, चाहे निजी सरकारी संपत्ति नष्ट होने का, सबका हम मापदंड के अनुकूल राशि उपलब्ध कराएंगे। राजधानी जयपुर में बम ब्लास्ट की धमकी भरे ईमेलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। रजिस्ट्रार जनरल की ईमेल आईडी पर धमकी भरा मेल आने के बाद पुलिस ने तत्काल अलर्ट जारी कर दिया और पूरे परिसर की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक पूरे परिसर की गहन तलाशी के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। मामला गंभीर है, इसीलिए निर्धारित SOP के अनुसार जांच की जा रही है। धमकी भेजने वाले ईमेल आईडी के IP एड्रेस की भी जांच शुरू कर दी गई है। और चलिए अब बात होगी कि किस तरह से पुलिस ने अपराधियों की अकड़ को निकाला है। दरअसल कुचामन सिटी में हुए व्यापारी रमेश रुणालिया हत्याकांड के आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। इन चारों मुख्य आरोपियों की हालात ऐसी है कि लंगड़ा कर चलने को ये मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। पहले किया हत्याकांड, अब चलने को भी मोहताज। यही है अपराध का अंजाम। इन 2 तस्वीरों में कानून का निजाम और अपराध का अंजाम दोनों ही नजर आ रहा है। पहली तस्वीर उस हत्याकांड की है जिसमें व्यापारी रमेश रुणालिया की हत्या कर दी गई थी। वहीं दूसरी तस्वीर उसी हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों की है जो अब ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं। लंगड़ाते हुए इन आरोपियों में खुद मुख्य आरोपी गणपत गुर्जर भी शामिल है। 7 अक्टूबर को हुए इस हत्याकांड से आरोपियों की धरपकड़ तक का ये फासला लगभग 10 दिन का रहा और अब कोर्ट में पेशी के दौरान की ये तस्वीरें उस कार्रवाई का हिस्सा है जिसके चलते इन सभी की पैदल परेड निकाली गई ताकि सीधा और कड़ा संदेश दिया जा सके कि जो कोई भी कानून को लांघेगा उसे अपने पैरों पर चलने के लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये पूरा मामला कुचामन सिटी में 7 अक्टूबर को हुई व्यापारी रमेश रुणालिया हत्याकांड से जुड़ा है जिसको अंजाम देकर सभी आरोपी भाग निकले थे। लेकिन पुलिस ने पश्चिम बंगाल तक आरोपियों का पीछा किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2 दिन पहले ही मुख्य आरोपी गणपत गुर्जर ने पुलिस कस्टडी से भागने की नाकाम कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस ने कुछ ही दूरी पर गणपत गुर्जर को वापस गिरफ्तार कर लिया था। बहरहाल जस्टिस कामाक्षी मीणा के निवास पर पेश किए गए इन चारों मुख्य आरोपियों को अब जेल भेज दिया गया है। जिन हाथों ने व्यापारी रमेश रुणालिया हत्याकांड को अंजाम दिया वो आज सलाखों के पीछे है। न्यूज़ 18 के लिए कुचामन से प्रकाश तंवर की रिपोर्ट। चलिए बात अब जैसलमेर की। जैसलमेर जिले के मुरार बॉर्डर क्षेत्र में गश्त के दरमियान BSF ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा।
पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद इकबाल के तौर पर हुई। वो बिहार का रहने वाला है। बीएसएफ जवानों ने उसे मौके पर ही हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद इकबाल को शाहगढ़ थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार वो बॉर्डर के बेहद नजदीक संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता मिला। उसके पास कोई वैध पहचान पत्र या अनुमति पत्र नहीं मिला। बीएसएफ और पुलिस अब ये जांच कर रही है कि वे सीमा क्षेत्र तक कैसे पहुंचा।